धरती के ऊपर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट चलने लगा था। डॉक्टर एना वोलोवोडोव यूएन बिल्डिंग की ओर बढ़ते जा रही थी। एक आदमी कॉलिन प्रोटेस्ट के दौरान घायल हो जाता है। एना कॉलिन को मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है। एना एक मेथोडिस्ट प्रीचर थी जिसको सेक्रेटरी जनरल एस्टेबन सोरेंको गिलीस ने इनवाइट किया था। गिलीस जनरल असेंबली में मौजूद लोगों को ये एश्योर करवाना चाहता था कि मार्स के साथ होने वाले युद्ध के बाद सब चीजें उन लोगों के लिए अच्छी हो जाएगी, और उसने इसीलिए एना को अपने लिए स्पीच लिखवाने के लिए बुलवाया था। एना और एस्टेबन गिलीस की मुलाकात होती है। उन लोगों की बातों से ऐसा महसूस होता है कि वो लोग बहुत पहले से एक दूसरे को जानते थे और एना ने पहले भी स्पीच लिखकर गिलीस की मदद की थी। एना एक बार फिर से गिलीस की स्पीच लिखने में मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। बदले में वो गिलीस को अपने अनडॉक्यूमेंट रेजिडेंट फ्री क्लिनिक की 1 साल के लिए फंडिंग करने के लिए कहती है। एना को वहीं पर एक रूम प्रोवाइड कर दिया जाता है। एना रूम पे आकर अपनी वाइफ नोनो से कांटेक्ट करती है। वो नोनो को वहाँ पैदा हुई अपनी अनप्लीजेंट सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म करती है। वो नोनो को बताती है कि इस बार उसे गिलीस का रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। एना अपनी वाइफ और अपनी डॉटर दोनों को ही बहुत सारा प्यार भेजती है। गिलीस, एना और एरेनराइट के बीच में बातचीत होती है। एना उन सभी लोगों को वॉर क्राइम्स के कलेक्टिव पनिशमेंट के लिए वार्न करती है। एरेनराइट एना की बातों से एग्री नहीं करता और वो उसकी बातों को काउंटर करता है। अब चलते हैं बॉबी और एवासराला की ओर। वो दोनों ही रोजरबैग में बैठकर मायो की शिप गुनशियन को छोड़ चुके थे। वो लोग धीरे से अपनी तरफ आने वाली यूएन शिप के दायरे से बाहर निकल जाते हैं। यूएन शिप उन लोगों के पीछे गुनशियन शिप को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। ड्रैपर यूएन शिप से किसी तरह से बच निकलती है। वो लोग यूएन शिप की नजरों से बचने के लिए रेडियो कभी यूज नहीं करते, लेकिन जल्दी ही उन लोगों को डिटेक्ट कर लिया जाता है और उन लोगों के ऊपर एक बार फिर से फायरिंग शुरू हो जाती है। रोजरबैग एक गन शिप नहीं थी। वो लोग लड़ाई भी नहीं कर सकते थे। वो लोग यूएन शिप पर जवाबी हमला भी नहीं कर सकते थे। ड्रैपर रोजर शिप को यूएन शिप की नजरों से बचाने के लिए उसके आगे आगे दौड़ाने लग जाती है। उन लोगों को जुपिटर के चारों ओर बहुत सारे यूएन वॉरशिप्स नजर आते हैं। एवासराला समझ जाती है कि एरेनराइट ने अपना मार्स से युद्ध करने का मकसद पूरा कर लिया है। एवासराला ड्रैपर से बाहर मदद के लिए मैसेज सेंड करने के लिए कहती है। उन लोगों का कम्युनिकेशन सिस्टम मायो की शिप पर ही रह गया था। ड्रैपर अपने आर्मर सूट पर मौजूद इमरजेंसी वाइड बैंड ट्रांसमीटर को यूज करके मैसेज भेजने के बारे में सोचती है। इधर रोजरबैग का पीछा कर रहा यूएन शिप रोजरबैग के ऊपर टॉर्पेडो को छोड़ देता है। ड्रैपर उन वॉरशिप से बचाने के लिए रोजरबैग की स्पीड को बहुत ज्यादा हाई सी पर ले आती है, जिसके कारण एवासराला को स्ट्रोक आ जाता है। अब चलते हैं रोजिनेंटो यानी कॉन्टोर्टा की तरफ। एमोस और प्रेक्स दोनों ही होल्डन को कन्विंस करते हैं कि अब उन लोगों का एयर रिसाइकलिंग सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, जिसके कारण उन लोगों को वहाँ पर प्लांटेशन करना चाहिए, जिससे कि वो लोग प्लांट से मौजूद हुई एयर को एयर फिल्टर के रूप में काम में ला सकें। होल्डन के मान जाने के बाद प्रेक्स और एमोस दोनों ही कॉन्टोर्टा पर प्लांट्स लगाने लग जाते हैं। उन लोगों को रिपोर्ट मिलती है कि यूएन और एमसीआरएन शिप सैटर्न के चारों ओर एक्टिव हो चुके हैं। दोनों ओर से युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी, जिसमें कि एमसीआरएन शिप को पीछे हटना पड़ रहा था। नाओमी उन सभी लोगों से ड्राइव पैरामीटर्स को मॉडिफाई करने के बारे में बात करती है, ताकि वो लोग रोजिनेंटो में बचे हुए रिएक्शन मास को बहुत ही एफिशिएंट वे में यूज कर सकें और नई जगह पर पहुंच सकें। तभी एलेक्स को एक आईएफएफ डिस्ट्रेस सिग्नल मिलता है। एलेक्स समझ नहीं पाता कि वो सिग्नल किसी दुश्मन का था या किसी दोस्त का था। वो सिग्नल को रिसीव कर लेता है। वो सिग्नल रोजरबैग से बॉबी ने अनआइडेंटिफाइड नाम से भेजा था। उस मैसेज में बॉबी ने कहा था कि वो लोग एक सिविलियन शिप में है और उनके साथ एक डिप्लोमेटिक अथॉरिटी भी है और उन्हें उनका पीछा कर रहे यूएन शिप से खतरा है। एलेक्स और नाओमी दोनों ही बॉबी को बचाना चाहते थे, जबकि एमोस और होल्डन बॉबी को बचाने के फेवर में नहीं थे। प्रेक्स भी वहाँ पर मौजूद था। होल्डन बॉबी को बचाने का फैसला प्रेक्स के ऊपर ही छोड़ देता है। इधर रोजरबैग का पीछा कर रहा यूएन शिप किल रेंज के अंदर आ जाता है और अपनी मिसाइल्स एक बार फिर से रोजरबैग के ऊपर छोड़ देता है। प्रेक्स अपना वोट बॉबी को बचाने के फेवर में दे देता है। कॉन्टोर्टा काउंटर मिसाइल्स को भेजकर रोजरबैग का पीछा कर रही यूएन शिप की मिसाइल्स को काट देता है। कॉन्टोर्टा और यूएन शिप के बीच में एक छोटे से युद्ध की शुरुआत हो जाती है। दोनों ओर से मिसाइल चलना शुरू हो जाती है। रोजिनेंटे क्योंकि एक स्टील शिप था, वो लोग यूएन शिप की मिसाइल्स को लगातार काट देते हैं। एलेक्स को अपना शिप बहुत ज्यादा हाई जी में
उड़ाना पड़ रहा था। प्रेक्स गलती से एक स्टोरेज लॉकर का दरवाजा खुला छोड़ देता है। प्रेक्स और एमोस दोनों ने ही अपने आप को टाइटली सिक्योर करके रख लिया था, लेकिन हाई जी के कारण प्रेक्स के बंद किए गए स्टोरेज लॉकर का दरवाजा खुल जाता है और उसमें से टूल्स बाहर निकलकर प्रेक्स की ओर बढ़ने लग जाते हैं। एक टूल उड़ता हुआ प्रेक्स के एयर होस तक पहुंच जाता है। प्रेक्स का एयर होस डिसलोकेट हो जाता है। एमोस ये सब होते हुए देखता है। वो हाईजी मैन्योर में रिस्क लेते हुए प्रेक्स की ओर जाता है और एयर होस को दोबारा से रिलोकेट कर देता है। कॉन्टोर्टा एक बार फिर से रोजरबैक को बचाने के लिए यूएन शिप के ऊपर बहुत सारी मिसाइल्स छोड़ देता है। कॉन्टोर्टा के द्वारा छोड़ी गई मिसाइल्स यूएन शिप को टारगेट करने से पहले ही ब्लो हो जा रही थी। इस तरह से कॉन्टोर्टा रोजरबैक को एक कवर दे रहा था। कॉन्टोर्टा उन मिसाइल्स के ब्लो होने का फायदा उठाकर यूएन शिप के पास से एक शार्प टर्न लेते हुए मुड़ जाता है। इसके बाद कॉन्टोर्टा यूएन शिप के मेन एप्स्टिन ड्राइव को टारगेट करके 2 मिसाइल छोड़ देता है, जिसके कारण यूएन शिप हमेशा के लिए डिसेबल हो जाता है। कॉन्टोर्टा इसके बाद रोजरबैक के पास पहुंच जाता है और वो रोजरबैक को एक ब्रिज से कनेक्ट कर देता है। बॉबी एवसराला को अपनी गोद में लेकर बाहर आ जाती है और वो कॉन्टोर्टा के लोगों से अपनी मदद करने के लिए कहती है। अब चलते हैं आयो की ओर। मेई की बेहोशी टूटती है। उसे एक दूसरे लोकल केयर फैसिलिटी में डाल दिया जाता है, जहाँ पर एक नई नर्स उसे मेडिसिन लगाती है। जूल्स पियरे मायो आयो फैसिलिटी को देखने के लिए आता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात डॉक्टर स्ट्रिकलैंड से होती है। मायो मार्स मैराइन से वेपन्स के बारे में डील करता है। मायो उन्हें बताता है कि उसके अकाउंट्स फ्रीज हो चुके हैं और उसकी फैमिली यूएन कस्टडी में है। मायो उससे कहता है कि वो इन सभी के सॉल्व होने के बाद ही वेपन्स की डिलीवरी के बारे में बात कर पाएगा। मायो को रियलाइज होता है कि अगर एरेनराइट हाइब्रिड को यूज करेगा तो मार्स का नामो निशान नहीं बचेगा। मायो को इन्फॉर्म किया जाता है कि सभी हाइब्रिड पॉड्स ट्रांसफर के लिए तैयार हो चुके हैं। मायो एरेनराइट की बातों से बहुत ज्यादा प्रेशर में आ चुका था। मायो डॉक्टर स्ट्रिकलैंड को अपने पूरे प्रोजेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहता है। वो उसे बताता है कि वो लोग फर्स्ट जनरेशन हाइब्रिड को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर स्ट्रिकलैंड मायो की इन बातों को सुनकर चौंक जाता है। वो उसे बताता है कि उसके हाइब्रिड अब नेक्स्ट जनरेशन के लिए तैयार हो चुके हैं। वो उन चिल्ड्रंस को यूज किया करता था जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक था, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जिन्हें मायर्स स्केलेटन प्रीमैच्योर इम्यूनोसिसेंस की बीमारी थी। जूल्स मायो डॉक्टर स्ट्रिकलैंड की बातों को ध्यान से सुनता है। उसे सेकेंड जनरेशन हाइब्रिड की बातें इंटरेस्टिंग लगती है और वो उसे उसका प्रोजेक्ट कंटिन्यू करने के लिए बोल देता है। मेई की मुलाकात तभी कटोआ मर्टन से होती है और वो उसे पहचान जाती है। कटोआ प्रोटोमॉलिक्यूल से इन्फेक्टेड दिखाई दे रहा था। उसकी एक आर्म बहुत ज्यादा ब्लू चमक रही थी। इसके अलावा कटोआ में प्रोटोमॉलिक्यूल के और कोई भी साइड इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहे थे।